कंसेप्ट नंबर 1, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे हम ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, देखते हैं इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। यानी कि अब तक हम इस चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि भाई इन दोनों में आखिर ऐसा मेजर डिफरेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो हम जानते हैं, यानी इंडिविजुअल की स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन, नॉलेज। अब यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में जो एक मेजर डिफरेंस दिया गया है वो ये है कि भाई ह्यूमन कैपिटल को यहाँ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का तरीका बताया गया है, यानी कि लोगों की प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बढ़ता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, एबिलिटी, नॉलेज को एसेंशियल बताया गया है, क्योंकि अगर लोगों के पास पढ़ने लिखने की एबिलिटी होगी तभी वो एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे, वैल्यूएबल चॉइसेस बना पाएंगे। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को आपस में रिलेट करें तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इंडिविजुअल को एक एंड तक ले जाता है, जिसके रिजल्ट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो इतना ही था बच्चों हमारा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का मतलब। ठीक है, डिक्टेशन। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, whereas according to the human development, education and health are the integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, then only they will be able to make other choices which they value. Human capital treats human being as a mean to increase in productivity. In this view, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance output of goods and services. According to the human development perspective, every individual has the right to get basic education and basic health care irrespective of their contribution to labor productivity. It means every individual has a right to be literate and lead a healthy life. तो बच्चों ये था हमारा बेसिक डिफरेंस अबाउट ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अब आता है हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। अब इस कंसेप्ट में हम ये देखेंगे बच्चों कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कैसा था। हम जिस कंट्री में रहते हैं वो एक फेडरल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश है जहाँ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं, यानी कि सब मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं। अब अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो हम ये जानते हैं कि भाई हमारी कंट्री में अच्छी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से एजुकेशन एंड हेल्थ पर भी जो भी खर्चा होता है वो भी ये तीनों गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, जिससे हर एंगल का व्यू मिले और पूरी इकोनॉमी का एक साथ डेवलपमेंट हो सके, यानी कि इकोनॉमी की हर सेक्टर का इक्वली डेवलपमेंट या इक्वली ग्रोथ हो सके। ठीक है, डिक्टेशन। We know education and health are very important source of human capital formation. Since India is the federal country with a union government, state government and local government, municipal corporation, municipalities and village panchayat, the Constitution of India mentioned the function to be carried out by each level of government. Accordingly, expenditure on both education and health are to be carried out simultaneously by all the three tiers of the government. अब बच्चों इस कंसेप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर गवर्नमेंट को क्यों इंटरवीन करना पड़ता है। भाई क्यों? लेट अस नो हाउ।
नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि भाई एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है ना। तो अगर हम यहाँ गवर्नमेंट का रोल की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये भी बात पता है कि भाई एजुकेशन और हेल्थ से हर किसी के प्राइवेट और सोशल दोनों तरह से बेनिफिट होते हैं। इसीलिए मार्केट में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन दोनों हैं। चलिए इनको आगे एक एग्जाम्पल से कंटिन्यू करती हूँ। मान लो कि इस स्टूडेंट का इस प्राइवेट स्कूल में अभी अभी न्यू एडमिशन हुआ है। इसके पेरेंट्स ने उस स्कूल के बारे में सुना था, उसी हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्टेड भी किया था कि भाई उसे यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलेगी। बट एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में स्कूल ज्वाइनिंग के एक वीक बाद ही बच्चा घर पर कंप्लेन लेकर आने लगा। साथ साथ स्कूल स्टाफ भी पेरेंट्स से अनवांटेड चार्जेस लेने लगे, जिसके बारे में स्कूल ने उन्हें पहले नहीं बताया था। यानी उन्हें वो सर्विसेज नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसे में उन्हें स्कूल चेंज करना पड़ा। बट इन सब में उनका तो बहुत लॉस हुआ, राइट, क्योंकि वो स्कूल फी पे कर चुके थे, स्कूल ड्रेस ले चुके थे, स्कूल बुक्स ले चुके थे, ऐसे काफ़ी एक्सपेंसेस ऑलरेडी कर लिए थे। अब इसमें इन पेरेंट्स की तो कोई गलती नहीं थी, बट एक्चुअल में इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो गाइस, इसी तरह के प्रॉब्लम पर कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या कंट्रोल कर सके कि भाई इंस्टीट्यूशन गलत प्राइस ना चार्ज करे। ठीक है। डिक्टेशन। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ assumes great importance on the formation of human capital. So, it is very important that such expenditure provides positive results to ensure favorable benefits. Government intervention is important because of the following reason. First, the expenditure on education and health makes sustainable long-term impact and they cannot be easily reversed. For example, if a child is admitted to a school or healthcare center and require services but are not provided in such institute, then sustainable amount of damage would have been done before the decision is taken to shift the child to the another institution. Second, individual consumer of these services do not have complete information about the quality of services and their cost. Third, the provider of the education and health services may acquire monopoly power and may get involved in exploitation. So, the role of the government is to ensure that the private providers of these services adhere to be standard stipulated by the government and charge the correct prices. तो ये था बच्चों कि भाई गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करती है। ठीक है, यानी कि भाई क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। अब इसका एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि भाई एजुकेशन एंड हेल्थ कौन रेगुलेट करता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जितनी भी एजुकेशन सेक्टर है वो रेगुलेट करा जाता है एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जितना भी एजुकेशन सेक्टर है वो रेगुलेट करा जाता है एट यूनियन एंड स्टेट लेवल एंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन वहीं अगर हम हेल्थ में देखें तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है या काम है वो कौन देखेगा, वो देखेगा मिनिस्ट्री, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, जैसे कि
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है। डिक्टेशन, रेगुलरिटी अथॉरिटी इन एजुकेशन, द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल and the departments of education and various organizations like National Council of Educational Research Training, University Grant Commission and All India Council of Technical Education regulate the education sectors. In health, the Ministry of Health at the union and the state level Department of Health and various organizations like Indian Council for Medical Research regulates the health sector. तो ये था बच्चों हमारा रेगुलरिटी अथॉरिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि आपको यहाँ पे बताना है कि भाई ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू।